विज्ञान के प्रयोग जैसा है। जितनी बार प्रयोग यानी प्रयास करेंगे, पहले से बेहतर सफलता पाएंगे। इसलिए परिश्रम और अनवरत प्रयास करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी। 15 में से 10 सीटों पर विजयी हुए बीजेपी प्रत्याशी। हिमाचल में कांग्रेस को बड़ा झटका। अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी के हर्ष महाजन से हारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का आज करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। महाराष्ट्र के यवतमाल में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम किसान और अन्य योजनाओं के तहत जारी करेंगे लाभ। प्रधानमंत्री ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का किया दौरा। लगभग 1,800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अवसंरचना परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा। चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का किया ऐलान। दसवीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक हुई संपन्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर्णप्री बहिदानुकारा ने की सह अध्यक्षता। कई समझौतों पर किए गए हस्ताक्षर। थाईलैंड के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति से भी की मुलाकात। गृह मंत्रालय ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध 5 साल और बढ़ाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी जारी। सुप्रभात में अब बात करते हैं विस्तार से। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए मंगलवार 27 फरवरी को हुए मतदान में बीजेपी ने बाजी मार ली है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें जीत गई है। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डाले। इस वजह से बीजेपी अपने प्रत्याशी को भी जीत दिलाने में कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी के 3 की जगह केवल 2 उम्मीदवार ही राज्यसभा पहुंच सके। कांग्रेस कर्नाटक की 4 सीटों में से 3 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन हिमाचल की सत्ता पर काबिज कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में ही तगड़ा झटका लगा और इसके अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन ने कांग्रेस के मुकाबले में हरा दिया। दोनों को 34-34 वोट मिले थे। टॉस से विजेता का फैसला हुआ। हिमाचल में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालकर भाजपा की जीत को सुनिश्चित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु में लगभग 17,300 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। सुबह लगभग 9:45 पर प्रधानमंत्री तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगभग 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री देश के पूर्वी तट के लिए ट्रांसशिपमेंट केंद्र स्थापित करने के लिए उठाए गए एक कदम में वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत को लॉन्च करेंगे। शाम को करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के यवतमाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और वहां 4,900 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं रेल, सड़क और सिंचाई से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान पीएम किसान और अन्य योजनाओं के तहत लाभ भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम किसान के तहत लगभग 21,000 करोड़ रुपए की 16वीं किस्त जारी करेंगे।
वो नमो शेतकारी महासम्मान निधि के तहत लगभग 3,800 करोड़ रुपए की दूसरी और तीसरी किस्त भी आज जारी करने वाले हैं। वहीं प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में करीब 5.5 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड के 825 करोड़ रुपए की राशि वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस राज्य में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे। वे मोदी आवास घरकुल योजना का भी आज शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ कल यानी 29 फरवरी को मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर नई हवाई पट्टी और एक जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। अगालेगा द्वीप पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं का उद्घाटन भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत और दशकों पुरानी विकास साझेदारी का प्रमाण है। ये परियोजनाएं मॉरिशस के मुख्य क्षेत्र के साथ अगालेगा द्वीप के साथ संपर्क को मजबूत करेंगी और समुद्री सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेंगी। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के जरिए आसमान की ऊंचाई छूने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स सौंपकर उन्हें दुनिया के सामने लाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 अंतरिक्ष यात्री आज के भारत के विश्वास, साहस, वीरता और अनुशासन का प्रतीक हैं। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष पर इतिहास रचने को तैयार है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान अपनी लॉन्चिंग की ओर एक और कदम बढ़ा चुका है। गगनयान के लिए चुने गए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम सामने आ गए हैं। तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पी बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को एस्ट्रोनॉट विंग्स देकर 4 टेस्ट पायलटों के नामों की घोषणा की। सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक भारत का अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष केंद्र होगा, जो अंतरिक्ष में अज्ञात क्षेत्रों के अध्ययन में मदद करेगा। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होगी। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है।
मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए इसरो के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार किया जा रहा है। वो किस प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, आइए जानते हैं तस्वीरों के माध्यम से। The wonders of space have always captivated humanity. For the maiden Indian human spaceflight mission, Gaganyaan, ISRO, in collaboration with the Indian Air Force, selected the crew from a pool of talented test pilots. These pilots underwent a battery of clinical, aeromedical and psychological tests. Finally, the National Crew Selection Board recommended 4 test pilots from the Indian Air Force for the Gaganyaan crew training program. The selected crew members were trained at the Gagarin Cosmonaut Training Center, Russia, for a period of about 13 months. This training covered various aspects of a space mission, such as parabolic flights, survival training in off-nominal snow, desert and water landing, as well as extreme environment stressors. After returning, the astronauts are being trained in the newly established training facility. Through the Gaganyaan crew training simulators, mock-ups and state-of-the-art virtual reality tools, the space crew is also getting trained in various human-centric products and survival scenarios. Physical fitness of the crew is maintained through a rigorous physical training regime. A specialized yoga module is also incorporated in the physical training curriculum for holistic health management of the astronauts. They will also be assigned for ISRO NASA mission to the International Space Station, announced by the Honorable Prime Minister. This incredible feat will take Bharat to greater heights. Akasha Bhavantam Pratikshate. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तमिलनाडु के मदुरई में टीवीएस ओपन मोबिलिटी नेटवर्क प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के क्षेत्र में, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तमिलनाडु ने अपनी भूमिका को ग्लोबल स्टेज पर साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि कुल जीडीपी का 60% हिस्सा देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है। इसलिए ऑटोमोबाइल केवल रोड पर रफ्तार नहीं देते, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति को उतनी ही रफ्तार मिलती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मदुरई में ऑटोमोटिव उद्योग से संबंधित एमएसएमई पर एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। आज दुनिया की अनेक गाड़ियों में भारत की एमएसएमई द्वारा बनाए कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, यानी अनेकों वैश्विक संभावनाएं भी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। साथियों, हमारी एमएसएमईज के पास आज ये बहुत बड़ा मौका है कि वो ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बने। लेकिन इसके लिए हमारी एमएसएमईज को अपनी गुणवत्ता पर, अपनी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी पर और ज्यादा काम करना होगा। हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरने के लिए काम करना होगा। और मैंने एक बार लाल किले से कहा था कि अब भारत ने दुनिया में पहुंचना है तो एक सूत्र का गंभीरतापूर्वक
स्वीकार करना होगा। और मैंने कहा था अब हमारा प्रोडक्शन जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट वाला होगा। प्रधानमंत्री ने मदुरई मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स संदेश में कहा कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर में प्रार्थना करके धन्य महसूस कर रहा हूं। तमिलनाडु के तिरुपुर के पल्लदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर देश को टुकड़ों में देखने की कोशिश करते हैं, देश को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, वो जरा आकर के देख लें कि तमिलनाडु हिंदुस्तान का भाग्य बनाने वाला है। ये राज्य आज आपके आंखों के सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो राजनीति के समीकरण बनाते हैं वे लिख लें कि इस बार देश का भाग्य पक्का करने में तमिलनाडु सबसे आगे होगा। मैंने इस देश का महान परंपरा का सम्मान करते हुए तमिलनाडु की महान परंपरा उसका सम्मान करते हुए पवित्र सेंगोल को देश की संसद में सबसे ऊंचे मंच पर स्थापित किया। इसे लेकर भी आज देश के वासियों के दिल में तमिलनाडु को जानने की एक नई जिज्ञासा पैदा हुई है। तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है और दशकों पुराना है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। करीब 32 साल पहले 1991 में मैंने जब एकता यात्रा निकाली थी, उसकी शुरुआत भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और वो यात्रा 2 मकसद लेकर के चली थी। एक, श्रीनगर के लाल चौक में आतंकवादियों की गोलियों के बीच भी जाऊंगा और तिरंगा झंडा फहरा के रहूंगा। और दूसरा संकल्प था आर्टिकल 370 हमेशा के लिए मिटा के रहूंगा। और इसलिए कन्याकुमारी से तमिलनाडु की मिट्टी को माथे पर चढ़ा के निकला था और आज वो दोनों काम आज लाल चौक में शान से तिरंगा फहरा रहा है। और आज आर्टिकल 370 इतिहास के पन्नों में बंद हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से झारखंड और ओडिशा की यात्रा पर रहेंगी। उनकी ये यात्रा 4 दिवसीय होगी। वे आज रांची में केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में केंद्र सरकार के अवकाश गृह की आधारशिला रखेंगी। राष्ट्रपति बरसाही में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगी और रायरंगपुर में कई सड़क परियोजनाओं और खेल परिसर का शिलान्यास करेंगी। कल यानी 29 फरवरी को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें तो 29 फरवरी को राष्ट्रपति क्योंझर में आदिवासियों से बातचीत करेंगी।
10वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हो गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर्णप्री बहिदानुकारा ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इस दौरान आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक संबंधों समेत मौजूदा संबंधों को रेखांकित किया, जिस पर वर्तमान भारत थाईलैंड की मजबूत साझेदारी आधारित है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री 4 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हैं। गृह मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के लिए जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्री ने इस संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाने की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। संगठन को पहली बार 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी घोषित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति और संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती रहेगी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी साझा करते हुए इसकी पुष्टि की। गृह मंत्री ने लिखा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन को राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ अपनी गतिविधियां जारी रखते हुए पाया गया है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज का सम्मान करने के लिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई की यात्रा पर, जो आज भी विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को प्रेरित करती है। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं कि इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 28 फरवरी साल 1987 से भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने साल 1986 में इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दिन को मनाने की खास वजह है। दरअसल इसी दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए साल 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीवी रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। 28 फरवरी साल 1963 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हुआ। ये भारत के पहले राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। सारा देश इन्हें सम्मान से राजेंद्र बाबू कहता था। महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक राजेंद्र बाबू नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। आजादी के बाद ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। इन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।
12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद इन्होंने साल 1962 में अवकाश की घोषणा की। साल 1962 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुपुर के पल्लदम में जर्मन गायिका कैसेंड्रा और उनकी मां से मुलाकात की। कैसेंड्रा का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने एक मन की बात कार्यक्रम में किया था। वो कई भारतीय भाषाओं में गीत, विशेषकर भक्ति गीत गाती हैं। मंगलवार को उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अच्युतम केशवम और एक तमिल गीत गाया। आइए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी झलक के साथ। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे कृष्ण दामोदरम वसुदेवम भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Opportunity to see you here. Thank you. So you brought lotus? Yes. No, lotus is a symbol of my party. I must congratulate you. The way in which you have taken care of her. Thank you. We feel proud. So tell us your experience. So we came on Sunday and the stand was ready, and yeah, it's great. So which song do you like most? I like any Lord Shiva bhajan, Tamil bhajans also. I've been singing in over 12 Indian languages. Which are most favorite? Sanskrit and Hindi. Sanskrit. But also South Indian languages. Okay. Yeah. So you're fond of Shiva. Yeah. Do you like Indian food? Yeah. I love it. What type of food you enjoy? I just discovered the sweets. Yesterday I saw your one small video, Om Namah Shivaya. I'm in India. Yes. You've been waiting for 6 years. Yeah. So when first time I talked to her, he never told me that she wanted to come to India. Yeah, I was very shy. I still am. So I never thought that this would happen. So. But God is always with you. Yeah. When one is doing a bhajan, God is always bless you. Yeah. So now India knows you very well. And Germany knows you better now too. Once when I mentioned in the Monkey Bar, people were very curious about you. Yeah. So enjoy your stay. Yeah. Thank you. God bless you. God bless you too.